Assalamualaikum class. Welcome to all of you in our macroeconomic class. Uh, Today is our first session. Previously, in previous semester, you people have learned a lot about microeconomics. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट आपने लर्न करे होंगे उन्हीं को हम आगे अब एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड द मैक्रोइकोनॉमिक्स. Before going into the detail, I would like to share the outline with you people that we have to complete in our given time period. तो बेसिकली जो है मैक्रो इकोनॉमिक में जब हम देख रहे होंगे तो इकोनॉमी एज अ होल हम डिस्कस कर रहे होंगे. पहले हमने इंडिविजुअल कंपनीज, इंडिविजुअल हाउस होल्ड और उनसे रेलेवेंट डिफरेंट थीरीज डिस्कस करी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में. अब हम मैक्रो में जब मूव करेंगे मैक्रो की तरफ तो हम कोई कंट्री की इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे होंगे और इसी तरह इंटरनेशनल इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे. तो इसी तरह हम एग्रीगेट जो है वो डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वहाँ पे इंडिविजुअल टर्म में हम डिस्कस कर रहे थे. जब यहाँ पे आएंगे तो हम एग्रीगेट लेवल पे डिस्कस कर रहे होंगे. बिफोर moving toward the book that I would recommend for you people, एक बुक जो होगी हम उसको थ्रू आउट दिस सेमेस्टर लेके चलेंगे. उसके साथ साथ कुछ कंटेंट जो है वो डिफरेंट अदर बुक से हम लेंगे. कुछ मटेरियल जो होगा नोट्स टाइप या बुक से कोई मैं चैप्टर बता दूंगा वो आप लोग अदर बुक से भी फॉलो कर रहे होंगे. वट एवर विद द कंटेंट जितना भी होगा वो आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा. मैं गूगल क्लासरूम में क्लास आप लोगों की जनरेट कर दूंगा. रिस्पेक्टिव जो भी आपकी क्लासेस हैं आप लोगों के क्लास ग्रुप में एसोसिया जो है उसके कोड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और उससे relevant जितना भी मटेरियल होगा इस कोर्स का वो आप लोगों को आपके रेलेवेंट क्लास में मिल जाएगा. ओके. इस बेसिकली जो आउटलाइन हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है इस आउटलाइन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हम देख रहे होंगे एंड इट वुड डिपेंड कि कितना हमारे पास टाइम अवेलेबल होगा कि इस बुक आउटलाइन को कवर करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा से चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अदरवाइज दीज डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें यहाँ पे कवर करने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस कोर्स में. नंबर वन हमारे पास है इकोनॉमिक सिस्टम. इसमें हम डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस करेंगे. पहले एक दो लेक्चर्स में हम इसको इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम को देख भी लेंगे. फिर हम नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कैसे आप मेजर करोगे जीडीपी को, नेशनल इनकम को, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. फिर हम डिफरेंट बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल उनसे रिलेवेंट डिस्कशन करेंगे. इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और इनके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी. फिर एम्प्लॉयमेंट की डिफरेंट थेरीज उनको हम डिस्कस करेंगे. फिर हम मूव कर जाएंगे वैल्यू ऑफ मनी की तरफ. तो उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और ये डिफरेंट थ्योरी जो है मनी मल्टीप्लाई और M1 M2 अगर हम मनी सप्लाई को डिटरमिन करना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं तो M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, उनकी बेस पे कैसे हम जो है वो मनी सप्लाई को जो एक्सप्लेन कर सकते हैं. मनी सप्लाई के साथ साथ मनी सप्लाई का बाकी तमाम चीज़ों पे, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर पे क्या इम्पैक्ट होता है उसको भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे. फिर हम पब्लिक फाइनेंस की तरफ मूव कर जाएंगे जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग क्या है, प्राइवेट फाइनेंसिंग क्या है. फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें हम, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ क्या हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है. मॉनेटरी पॉलिसी को हम देख रहे होंगे, फिस्कल पॉलिसी को देख रहे होंगे. इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. फिर लास्ट में हम जो है वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड द इंटरनेशनल ट्रेड जिसमें हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे. तो हम क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रेड की बात कर रहे हैं. एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट उसमें होगा, एक्सचेंज रेट कैसे इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट परचेजिंग पैरिटीज हम देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट कैपिटल अकाउंट्स,
पॉलिसी मिक्स, डिफरेंट पॉलिसीज मिक्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये तमाम बेसिकली जो हमारा आउटलाइन है इस नॉट दैट मच लेंथी और नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, रादर कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, कुछ सिंपल थियरीज हैं। अगर आप लोगों को बेसिक कुछ चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ आई हैं, उस चीज़ों को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, एंड दैट वुड बी वेरी easy for you people to understand the different concept of macroeconomics. तो बेसिकली हम एक स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम से, और इकोनॉमिक सिस्टम से भी पहले हम कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस डिस्कस कर लेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसमें जो है हम डिफरेंट ग्राफ्स को कैसे रीड आउट कर सकते हो, आप ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कशन हो जाएगी। और इसमें काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, डिफरेंट मॉडल्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, थेरीज क्या होती हैं, इकोनॉमिक थेरीज क्या हैं, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड नेशनल इनकम, ट्रेड साइकिल, वैल्यू ऑफ मनी, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड फाइनली। तो हमारा जो है आउटलाइन, तो हमें ये चीज़ें एटलीस्ट जो है वो कवर करना है। इसके साथ साथ हम कुछ जो बेस लाइन बुक फॉलो कर रहे होंगे उसमें उसके अंदर इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आपको इन चीज़ों के बारे में मिलेगी। तो हम अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसकी डिटेल में भी जा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारी आउटलाइन से रेलेवेंट। नाउ आई वुड लाइक बेसिकली हम कुछ बुक है पार्कन माइकल की बुक को हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा कुछ और बुक जो रेफरेंस बुक एक तो मैं आप लोगों को साथ साथ जो है उसके कुछ चैप्टर रिकमेंड करता जाऊंगा, और वो हम देख रहे होंगे, वो आप लोगों के साथ डाटा मैं शेयर करता जाऊंगा। जितनी भी हमारी डिस्कशन होगी आप कोशिश करें, क्योंकि हम चैप्टर वाइज जब बुक से जाएंगे तो उस चैप्टर में हो सकता है कि मैं तमाम चीज़ें जो है वो उस तरह से इंक्लूड ना करूं। वहाँ पे आप नोट डाउन करते जाइएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ, कौन से एक्सक्लूड करवा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है हमारे चैप्टर जब हम बुक से जाएँ तो बहुत ज़्यादा 15 to 16 चैप्टर हो जाएँ, लेकिन उसमें यह है कि हम अपनी आउटलाइन के अंदर रहते हुए वो तमाम चीज़ें कवर करेंगे। कुछ चीज़ें जो है हमें बेसलाइन बुक से मिल जाएंगी, और कुछ चीज़ें जो हमें वहाँ से नहीं मिल रही होंगी तो फिर बेसलाइन बुक से हट के हमें कुछ और कंटेंट भी जो है वहाँ पे कवर करना होगा। नाउ आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड आवर बुक्स जो मेरे पास हैं। ओके, माइकल पार्कन, ये बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, इस बुक में बेसिकली हमारे पास अगर हम इसको चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूं तो इस इट इट कंटेन ऑलमोस्ट 15 चैप्टर जो हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो लास्ट पार्ट हमारा था इंटरनेशनल ट्रेड, फिर आपके पास पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, फिर उससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और स्टेट बैंक का रोल, ये तमाम आपको इस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वाले चैप्टर से पार्ट 5 से मिल जाएगा। फिर अगर आप एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और आप बिजनेस साइकिल की हम बात करें जो हमारी आउटलाइन में इंक्लूड था वो पार्ट 4 में हमें कहीं मिल जाएगा। उसमें से हम कुछ हर चैप्टर में से कुछ चीज़ें एक्सक्लूड कर रहे होंगे और कुछ अदर डिफरेंट बुक से ऐड भी कर रहे होंगे। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, मनी, प्राइस, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपको पार्ट 3 में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। अब फिर इसी तरह आपके पास कैसे जीडीपी, जीएनपी इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसको कैसे गेज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसको देख रहे होंगे। और वेरी फर्स्ट पार्ट जो है इट जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट भी हैं जो आप ऑलरेडी करके आए हो। तो फर्स्ट पार्ट में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट मैं कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। और तो कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक हैवी कोर्स जो है वो करके आए हो, होपफुली आप लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट इससे रेलेवेंट क्लियर होंगे।
तो इसके फ़ौरन से बाद हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद इकोनॉमिक सिस्टम को मैं डिस्कस करूँगा। इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करने के बाद हम प्रॉपर जो है फिर अपने अगले फेज पे मूव कर जाएंगे। दिस वुड बी आवर बेसलाइन बुक जिसको हम फॉलो करेंगे, और इसके अलावा मैं कुछ चैप्टर्स और कुछ आपको जो भी नोट्स वगैरह या मटेरियल बताऊंगा, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे मिल जाएंगी। ओके, सो इससे पहले हम इस प्रॉपर चैप्टर 1 और 2 से मूव करें, हम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ठीक है। हम इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में जस्ट डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है। फिर इन दोनों से रेलेवेंट डिफरेंट थियरीज जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और बेसलाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, और बेसिक डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हो। तो हम फर्स्ट पार्ट में ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम जीडीपी और जीएनपी क्या है, इनको मेजर कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, कैसे जीडीपी ग्रोथ जो है वो इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी जो है बुक से आउटलाइन कह रहे हैं आप। ये टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहेंगे, टाइम टू टाइम इसको रेफर करते रहेंगे। टुडे इन टुडेज डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, कुछ डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। तो जब भी हम इकोनॉमिक को डिफाइन करते हैं, जब भी इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, तो हमें जो वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है, वो हमारे माइंड में आता है स्कार्सिटी का। स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द अगर जितने भी रिसोर्सेज देखें, जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं, वो लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं। अब स्कार्स रिसोर्स होने की वजह से हमें हर वक्त डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से रिसोर्स को मैं चूज़ करूं, किसको जो है वो मैं फार्गो कर दूं, किसको जो है मैं चूज़ ना करूं। तो बेसिकली ये वन ऑफ द मेजर डिसीजन मेकिंग है हमारी थ्रू आउट द लाइफ, कि क्या चीज़ हम चूज़ करें, क्या चीज़ चूज़ ना करें। तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द इकोनॉमिक्स, द फंडामेंटल फैक्ट दैट अवर लाइफ वी वांट मोर देन वी कैन गेट। तो बेसिकली हमारी ख्वाहिश यही होती है कि जो हमारे पास है उससे ज़्यादा हम अचीव कर सकें। आर अनएबिलिटी टू गेट एवरीथिंग वी वांट इज स्कार्सिटी। हम तमाम चीज़ें जो है वो गेन नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम कहते हैं स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। अब जहाँ कहीं भी देखें, जिस किसी को भी देखें, वो कहीं ना कहीं स्कार्सिटी को जो है वो फेस कर रहा होता है। इवन अगर आप बर्ड्स देखें, अगर आप एनिमल्स देखें, और इनके जितने भी हम ह्यूमन बीइंग देखें, तो वो तमाम लोग कहीं ना कहीं जो है वो स्कार्सिटी को फेस कर रहे होते हैं।
आप अगर अपने अराउंड अपने इर्द गिर्द देखें, आपके पास जो रिसोर्स हैं, आपकी जो लिमिटेड इनकम है, आप हमेशा चाहोगे कि आप मैक्सिमम चीज़ें गेन कर सको, लेकिन आपके पास जो मनी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है। उसकी वजह से आप वो तमाम चीज़ें गेन नहीं कर सकते हो जिसकी आप डिज़ायर करते हो। तो बेसिकली क्या है, इन तमाम लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, क्योंकि आपने आपकी मैक्सिमम जो है वो नीड एंड वांट सेटिस्फाई करना होती है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज। ठीक है। तो इसको देखते हुए हम क्या करते हैं कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमेशा किसी न किसी चीज़ को जो है वो फ़ारगो कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे होते हैं, किसी को पिक कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब हम चीज़ों को पिक करते हैं तो हमारा बेसिक उसके साथ अटैचमेंट यही होती है कि ये चीज़ हमें बेनिफिट देगी। इंसेंटिव अटैच होते हैं, जो चीज़ हमें ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर थिंग, हम उस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। और ऐसी वो तमाम चीज़ें जिनका बेनिफिट कम अटैच है, उसके साथ इतना बेनिफिट अटैच नहीं है, आपको लगता है कि आप उस पे रिसोर्स अगर लगाओगे तो आपको उस पे इतना रिटर्न सेटिस्फेक्शन, उतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही होगी, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे होते। तो अगर हम इकोनॉमिक्स को प्रॉपर फॉर्मल उसकी डेफिनेशन देखें, तो इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ द social science that study the choices that individual businesses, government, and entire society make as they cope with this scarcity and incentive that influence and reconcile those choices. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस है दैट स्टडी द चॉइसेस दैट इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल, चाहे आप एक सिंगल हाउस होल्ड इंडिविजुअल की बात करें, बिजनेसेस की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, इंटायर सोसाइटी की बात करें, तमाम जितनी भी एंटिटीज मैंने डिस्कस करी हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो स्कार्सिटी फेस कर रही होती हैं। अगर आप एज अ बिजनेस ले लें तो बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो कभी भी कुछ भी बाय कर सकता हो। ठीक है। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट रहे, गवर्नमेंट की अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट के अपने एंड पे लिमिटेशंस होती हैं, और इंडिविजुअल की अपने एंड पे लिमिटेशन होती हैं, और एज अ सोसाइटी एज अ होल जो है वो लिमिटेशन रखती है। तो वो तमाम एंटिटीज जितनी भी हमने डिस्कस करी, इनकी जो स्कार्सिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज इनके पास जो हैं, उन उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए इन ये जितनी भी एंटिटीज हैं अपनी जो है चॉइसेस जो है वो पिक एंड चूज कर रही होती हैं, किस चीज़ को पिक किया जाए, किस चीज़ को जो है फारगो किया जाए। और ऑन द बेसिस ऑफ इंसेंटिव, जिन चीज़ों के साथ ज़्यादा बेनिफिट अटैच होंगे उन चीज़ों को जो है हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट और सोसाइटी जो है वो चूज़ कर रही होती है, और जिन चीज़ों के साथ इंसेंटिव अटैच नहीं होते, जिन चीज़ों के साथ जो है वो पेनल्टी या उनके साथ लॉस अटैच है या उस तरह से बेनिफिट अटैच नहीं है, तो आप जो है एज अ सोसाइटी, एज अ बिजनेस, एज अ गवर्नमेंट, एज अ इंडिविजुअल जो है उन चीज़ों को चूज नहीं कर रहे होते। तो economics is the social science that studies these choices that individual, uh, businesses, government, and entire societies make as they cope with this scarcity and the incentive that influence the reconcile the choices। ठीक है। तो उन लिमिटेड चॉइसेस, रिसोर्सेज, स्कार्सिटी के अंदर रहते हुए किन चीज़ों को पिक करना है, किन चीज़ों को फॉरगो करना है, इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है उसको हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। ठीक है। तो दिस सब्जेक्ट, द इकोनॉमिक्स, हैज़ टू पार्ट्स। इन दो टू मेजर जो इसके पार्ट्स हैं, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप ऑलरेडी जो है वेरी फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ के भी आ चुके हो, उसकी डिफरेंट चीज़ें आप लोग को पता भी होंगी। तो देयर आर टू पार्ट्स, वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द चॉइसेस दैट इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस मेक, the way these choices interact in markets, and the influence of the government. Some examples of the microeconomics are why
Are people downloading more movies? How would a tax on e-commerce affect eBay? अच्छा, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर इन जनरल हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। उसमें वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड इंटायर सोसाइटी। लेकिन अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस दैट इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस में। इंडिविजुअल और इंडिविजुअल बिजनेसेस जो हैं, अगर उनकी चॉइसेस की स्टडी की बात करें, द वे दीज चॉइसेस इंटरेक्ट, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, हाउस होल्ड और बिजनेसेस, हम एक मार्केट को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है डिफरेंट मार्केट में हाउस होल्ड और बिजनेसेस इंटरेक्ट कैसे करते हैं। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जो है, गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे। फ्यू ऑफ द एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक इंडिविजुअल के बिहेवियर जो है, जैसे एक इंडिविजुअल जो है, अगर हम बात करें कि हाउस होल्ड है तो वो कौन कौन सी मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, या कौन कौन सी जो है वो सपोज फूड जो है वो बाय करते हैं, कौन कौन सी जो है वो प्लेसेस लाइक करते हैं। ठीक है। अब अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल बिजनेसेस की बात कर सकते हैं कि इंडिविजुअल जैसे ईबे है, उसमें अगर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स इम्पोज करा है तो उस इंडिविजुअल बिजनेस पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिविजुअल बिजनेस जो है उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करेगा। तो these individual behavior are the basic फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। अ, अ, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे इंडिविजुअल जो हैं, हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट है, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, वो लेटर ऑन वी विल डिस्कस एज वेल। लेकिन यहाँ पे हमें स्टडी जस्ट डिफाइन करना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली किन चीज़ों को डिस्कस करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स किन चीज़ों को डिस्कस करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डीलिंग द इंडिविजुअल businesses and how government policies या government कैसे वहाँ पे influence करती है। जैसे one of the example कि why are people downloading more movies, how would a tax on e-commerce affect a particular business। तो ये एग्जाम्पल हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल्दो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल से डिस्कस भी करके आए हो कि कैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, और फिर इक्विलिब्रियम, फिर प्राइसेस कैसे सेट होती हैं, वो तमाम चीज़ें प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस करके आ चुके हो। वो तमाम जितनी भी डिस्कशन थी वो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल बिजनेस से रेलिवेंट थी। अब यहाँ पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। अब यहाँ पे बेसिकली हम स्टडी करेंगे नेशनल इकोनॉमी को और ग्लोबल इकोनॉमी को। पूरी कंट्री लेवल इकोनॉमी को हम डिस्कस कर रहे होंगे और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। Some example of the macroeconomic question are, why is the US unemployment rate is so high? वन ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चन कि आपकी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट क्यों इतना हाई है, इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना क्यों हाई है। ठीक है। और फेडरल रिजर्व मेक अवर इकोनॉमी एक्सपैंड बाय कटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है। ठीक है। आपकी जीडीपी जो है कंट्री की वो क्या है, आपकी जीएनपी कंट्री की क्या है। ठीक है। आपके जो है वो आप कह रहे हैं इम्पोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक डील करती है, जिसमें हम पूरी सोसाइटी, ओवरऑल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम वो तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर लिए हैं उनको अब हम एक्सटेंड करेंगे, फर्दर हम उसमें ऐड करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक थेरीज डिस्कस करेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स थेरी को अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो उसमें बेस लाइन जो हमारा एजेंडा होगा वो हमारा नेशनल इकोनॉमी के अराउंड घूम रहा होगा। नेशनल इकोनॉमी हमारा मेन फोकस होगा, उसके साथ साथ
कुछ हमारी डिस्कशन जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से रेलेवेंट भी होगी। और तो आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ यू वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बोथ माइक्रो एंड मैक्रो। और अब हम जो है फर्दर जितनी भी डिस्कशन करेंगे फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके हम आगे इसकी डिस्कशन कर रहे होंगे। when we talk about the economics, तो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली टू बिग क्वेश्चन को डील कर रही है। इसमें वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन जो है, अगर हम इकोनॉमिक माइक्रो या मैक्रो को अभी हम डिस्कस नहीं करते, हम इकोनॉमिक एज अ होल अगर हम देखें, इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो टू मेजर क्वेश्चन जो उसमें हमारे पास होते हैं, हाउ डू चॉइसेस end up determining what, how, and for whom goods and services are produced. The one of the basic question of economics is कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए ये प्रोड्यूस किया जा रहा है। जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे डिफरेंट चॉइसेस की, व्हाट व्हाट वुड बी द प्रोडक्शन, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, तो अगेन इट वुड बी डिफरेंट चॉइसेस कि आपने सेलेक्ट करना है कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, कौन सी नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए। उसमें जो है हाउ 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 प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होगी, प्रोडक्शन कैसे की जाएगी। आप जो है वो मैन पावर ज़्यादा यूज़ करेंगे, मशीनरी ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगेन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज आपके पास चॉइस के तौर पे वहाँ पे होते हैं। और किस मार्केट में आपने वो प्रोडक्शन अल्टीमेटली जो है वो टारगेट करनी है, अगेन देयर आर डिफरेंट चॉइसेस। तो जितनी भी क्योंकि हमने कहा था इकोनॉमिक्स में जो है वन ऑफ द मेजर थिंग इस बेसिकली pick and choose between different choices। तो वन ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चन कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किन लोगों के लिए, किन किन मार्केट्स के लिए प्रोड्यूस किया जाए, इस वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन। इसको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज आर द ऑब्जेक्ट दैट पीपल वैल्यू एंड प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अगर हम गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो ये गुड्स एंड सर्विसेज ही हैं जो ह्यूमन वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई कर रही होती हैं। आप कोई भी गुड जो है वो यूज़ करते हो, आप फर्नीचर यूज़ कर रहे हो, आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो, आप साइकिल यूज़ कर रहे हो, तो वो तमाम सेल फोन यूज़ करते हो, ऑटोमोबाइल यूज़ करते हो, ये तमाम गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। So goods are the physical objects such as cell phone and automobile or other example that I discussed. Our services are tasks performed for the people such as cell phone services, auto repair services और इसके अलावा और बाकी सर्विसेज, बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली अब क्या प्रोड्यूस किया जाए, गुड्स और सर्विसेज। तो हमने डिफाइन करा यहाँ पे गुड्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं और गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हमारी डे टू डे लाइफ के साथ अटैच हैं। सही है। गुड्स एंड सर्विसेज, आप हमें पता है कि गुड्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं और कैसे डे टू डे लाइफ में जो है हमारे इम्पोर्टेंस रखती हैं, कैसे हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होती हैं। You people have familiarity। अगर हम बात करें क्वेश्चन वन की, व्हाट कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट वी प्रोड्यूस वेरी अक्रॉस कंट्रीज। अगर हम क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये कंट्री टू कंट्री अब डिफरेंट है। क्योंकि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा ये हमेशा डिपेंड करता है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पास रॉ मटेरियल क्या अवेलेबल है, आपके पास फाइनेंस कितना है, आपके पास मैन पावर कितनी है। तो इस वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उस कंट्री के पर्टिकुलर कंट्री के रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। अगर वो कंट्री के पास जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री जो है उसके पास ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत एफिशिएंट है, अगर एक कंट्री है उसके पास एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो हमेशा उस पर डिपेंड करेगी। जिस चीज़ की रॉ मटेरियल जिस चीज़ का ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वो चीज़ें प्रोड्यूस करना चाह रहा होगा।
तो what we produce varies across country and change over the time. कंट्री टू कंट्री चेंज वेरी करता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, और ओवर द टाइम उनके रिसोर्सेज के कम्बिनेशन चेंज होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन जो है वो वेरी करती रहती है. Let's suppose we take one example from United States. In the United States today, agriculture account for 1% of the total production. अगर हम यूएस के केस में दें तो ओनली 1% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की जा रही है. अब एग्रीकल्चर गुड्स वहाँ पे क्यों नहीं प्रोड्यूस, अब व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन, क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्यों सिर्फ 1% जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है यूएस में, बिकॉज उनके पास उस तरह से वो रॉ मटेरियल नहीं है, उनके पास हो सकता है वहाँ से उस तरह से वो लेबर अवेलेबल ना हो, और उनके जो सरफेस है वो उस चीज़ को सपोर्ट ना कर रहा हो. ठीक है, तो ऑन दी अदर हैंड मैन्युफैक्चर गुड फॉर 22%. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करें तो वो वहाँ पे 22% है. और सर्विसेज, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर द बिगेस्ट वन फॉर 77%. मेजर चंक जो है वो आपको सर्विसेज से रेवेन्यू मिलेगा, जो 77% ऑफ दी टोटल जो है उसका 77% जो है वो आपको इन फील्ड से रेवेन्यू मिलेगा. तो इन यूनाइटेड स्टेट जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओनली 1%, मैन्युफैक्चर गुड 22%, और बाकी तमाम सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही हैं वहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है वो 77% है. अब ये डिपेंड करेगा किसी और कंट्री में डिफरेंट अदर कॉम्बिनेशन होंगे. कंट्री लाइक चाइना देयर वुड बी डिफरेंट अदर कॉम्बिनेशन. उसमें हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, आपको मैन्युफैक्चर गुड जो है वो ज़्यादा मिले, सर्विसेज कम मिल रही हो. इट डिपेंड. तो in contrast in China today agriculture account एग्रीकल्चर जो है इन चाइना अगर हम बात करें तो अकाउंट for 11% of the total production. Manufactured good 49% and services जो है वो 40%. ठीक है, और शो फिगर 1.1 हम अभी देख भी लेंगे. These number and also percentage from the Brazil which fall between those United States and China. अगर हम 1.1 फिगर को यहाँ पे एलेबरेट कर सकें, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है इस कलर में आपको एग्रीकल्चर मिलेगा, और फिर आपके पास दिस color shows a manufacturing and services shows this color. यूएस में आपके पास जो है एग्रीकल्चर 1% वेरी लीडर नंबर, फिर आपके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग उससे ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा. परसेंटेज हमने अभी यहाँ पे डिस्कस भी करी थी अराउंड 22%. फिर आपके पास जो है मेजर 77% सर्विस सेक्टर. इसी तरह ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पे जो है आपको एग्रीकल्चर एज कम्पेयर टू द यूएस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा. फिर आपके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक रीजनेबल नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा. सर्विसेज सेक्टर अगेन एज अ बिगर नंबर यहाँ पे मेंशन है. इसी तरह चाइना को हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्शन किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा की जा रही है. ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसोर्सेज. तो अगर हम किसी भी कंट्री के बारे में बात करें कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ऑब्वियसली वो चीज़ें जो वहाँ पे उनका उनसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा वहाँ पे अवेलेबल हो, लेबर अवेलेबल हो, वहाँ उससे नॉलेज अवेलेबल हो, फाइनेंस अवेलेबल हो, तो वह तमाम चीज़ें जो है तो ये इट्स ऑलवेज डिपेंड और इट्स ऑलवेज वेरी कंट्री टू कंट्री. इनके जो है वो नंबर डिफर आपको वहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगा. व्हाट डिटरमिन दीज पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन. अब वो कौन सी चीज़ है जो इस इन डिफरेंट पैटर्न कंट्री टू कंट्री के पैटर्न. ठीक है, व्हाट डिटरमिन दिस पैटर्न, क्यों ये पैटर्न डिफर करते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनके रिसोर्सेज जो है मैन पावर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, सरफेस वाटर, एयर, गैस, ये तमाम जो है मिनरल्स जो हैं
कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, इसी वजह से ये पैटर्न जो है वो भी वेरी कर रहे हैं। तो वन ऑफ द क्वेश्चन के व्हाट डिटरमिन दीज पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, क्यों ये पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्यों तमाम कंट्रीज़ एक ही तरह की प्रोडक्शन नहीं कर पा रही होती, तो क्यों तमाम कंट्रीज़ में एक ही तरह के जो है वो प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन हमें नज़र नहीं आ रहे। Another question we have, how goods and services are produced by using productive resources that economists call factor production. फैक्टर प्रोडक्शन आपने सुन रखा होगा, जो जितनी भी प्रोडक्शन होगी ऑब्वियसली वो हम फैक्टर प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। तो हाउ थिंग्स वुड बी प्रोड्यूस, तो ऑब्वियसली फैक्टर प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए तमाम चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की जा रही होंगी। फैक्टर प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 डिफरेंट कैटेगरीज में जो है हम इसको देख रहे होते हैं। वी हैव लैंड, वी हैव लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब हम लैंड की बात करते हैं, वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द गिफ्ट ऑफ नेचर दैट वी यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड लैंड। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स लैंड इज व्हाट एवरीडे लैंग्वेज वी कॉल नेचुरल रिसोर्स, इट इंक्लूड लैंड इन एवरीडे सेंस, together with mineral, oil, gas, coal, water, air, forests and fishes। वो तमाम चीज़ें जो है जो ज़मीन से हमें हासिल होती हैं, वो तमाम जो है वो थ्रू लैंड कंसीडर की जाती हैं। तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर प्रोडक्शन, जितनी भी चीज़ें थ्रू लैंड प्रोडक्शन होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास वन ऑफ द मेजर फैक्टर प्रोडक्शन है लैंड। ठीक है, लैंड जनरेट क्या करेगा उसके अगेंस्ट, जो भी लैंड की ऑनरशिप होगी वो हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे। our land surface and water resources are renewable and some of the our mineral resources can be। हाँ, जब हम बात करते हैं लैंड में वाटर रिसोर्सेज आ जाते हैं, लैंड में मिनरल से रेलेवेंट रिसोर्सेज आते जाते हैं, और फार्मिंग से रेलेवेंट रिसोर्सेज आ जाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लैंड के थ्रू जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। The other resource is labor, the work time and work effort that people devote to producing goods and services called। विदाउट लेबर इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस वर्क ऑफ क्वांटिटी, और इतनी प्रोडक्शन जो है पॉसिबल नहीं है जब तक ह्यूमन कैपिटल वहाँ पे इन्वॉल्व ना हो। लेबर जो है अपनी एफर्ट पुट करते हैं, तो इनपुट जो है वो थ्रू वर्क इन प्रोसेस आउटपुट में जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अनदर इज जब हम लेबर ही की बात करें तो लेबर इंक्लूड द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क द फॉर्म एंड कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्री, शॉप। अगर लेबर की बात करें तो उसमें फिजिकली अगर बात करें या मेंटली एफर्ट इन्वॉल्व है। कुछ लोग जो है वो अपने ऑफिस वगैरह में सर्विसेज दे रहे हैं और दे आर कंज्यूमिंग मेंटल एफर्ट। ऑन द अदर हैंड साइड कुछ कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट, फैक्ट्री से रेलेवेंट जो जॉब्स हैं उसमें फिजिकल एफर्ट जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ लेबर। The quality of labor depend on the human capital, which is the knowledge and skill that people obtain from the education of human capital। जो है क्वालिटी ऑफ लेबर हमेशा डिपेंड करेगी ह्यूमन कैपिटल पे। अब जो आपके पास लेबर है उसके पास कितना नॉलेज है, कितनी स्किल है, द नॉलेज एंड स्किल दैट पीपल गेन थ्रू एजुकेशन, on the job training and work experience। You are building your own human capital right now as you work in your economic course, and your human capital will continue to grow as you gain work experience। अगर आप एज अ स्टूडेंट बात करें तो राइट नाउ यू हैव वेरी रीडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। थ्रू आउट द सेमेस्टर यू वुड लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो आपका ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता रहेगा। और उसके साथ साथ जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके होगे, लेटर ऑन जब आप जॉब पे जाओगे
तो वहाँ पे जो है आप जॉब से भी एक एक्सपीरियंस गेन करोगे। तो थ्रू आउट द पीरियड जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो डेवलप हो रहा होता है। अब वो कंट्री जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल है, जहाँ पे स्किल नॉलेजफुल ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्शन स्टाइल डिफरेंट होंगे। और जिनके पास ह्यूमन कैपिटल इतना नहीं है उनके प्रोडक्शन स्टाइल डिफरेंट होंगे। Human capital expand over the time. Today, 87% of the adult population of the United States have completed high school and 29% have a college or university degree. Figure 1.2 show these measure of the human growth of the human capital. अब ह्यूमन कैपिटल की अगर बात करें तो वो कितना नॉलेजफुल है, कितना स्किलफुल है। जितना नॉलेजफुल ह्यूमन होगा, जितना स्किलफुल होगा, उतना ज़्यादा उस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल होगा, उसमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। अगर हम यूनाइटेड स्टेट यूएस के केस में देखें, यहाँ पे द मेजर ऑफ ह्यूमन कैपिटल को अगर मेजर करें तो हमें सबसे ज़्यादा जो है लेस देन 5 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूल जो है वो मिलता है। ऐसे लोग जिनके पास कम से कम 5 year या 5 year से कम जो है एजुकेशन है, तो वो हमें यहाँ पे ये वाला जो है एक हैवी नंबर जो है यहाँ पे नज़र आता है। फिर सम हाई स्कूल जो है गोइंग, वो यहाँ पे हमें ह्यूमन कैपिटल में नज़र आते हैं। और फिर यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटेड हाई स्कूल और फिर 4 year ऑफ मोर और मोर ऑफ कॉलेज जो है वो यहाँ पे कुछ कम नंबर थ्रू आउट द टाइम पीरियड ये जो है हमें नज़र आते हैं। In 2008, the most recent in 29% of the population, ये different percentage यहाँ पे अवेलेबल है। तो उस एक पर्टिकुलर कंट्री का ह्यूमन कैपिटल जो है वो वेरी करता है कि उसके पास कितना नॉलेज है, कितनी स्किल्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज नॉलेज एंड स्किल्स जो है वो प्रोडक्शन पैटर्न जो है वो फिर डिफर कर रहे होते हैं। The people earn their income by selling the services of the factor of production they own। अब लोगों के पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, अगर हम बात करें, हमने लैंड की बात करी, और लैंड जो भी ओन करेगा वो उसको सेल कर रहा होगा, उसके अगेंस्ट रिटर्न गेन करेगा। इसी तरह सर्विसेज, ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन बीइंग जो है अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट जो है उनको वेजेस रिटर्न्स मिल रहे होंगे। इसी तरह टू अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे पास थे वो कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल क्या है? द टूल, इंस्ट्रूमेंट, मशीन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस दैट बिजनेस यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपिटल। अब कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल है आपके पास जो है, मशीनरी, बिल्डिंग, अदर कैपिटल है जो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी बिजनेस में। इन एवरीडे लैंग्वेज वी टॉक अबाउट मनी, स्टॉक and bond as being capital. These items are financial capital. Financial capital play an important role in enabling business to borrow funds that they use to buy physical capital. But because financial capital is not used to produce goods and services, it is not a productive resource. अब कैपिटल की हम बात करें तो वी हैव टू काइंड ऑफ कैपिटल। वन इज फाइनेंशियल कैपिटल, अदर इज फिजिकल कैपिटल। Physical capital is directly used for the production, but for getting the physical capital we must require financial capital। हमें फाइनेंस, हमें मनी रिक्वायर्ड होती है। अब इन कैपिटल को यूज़ करते हुए आप क्या है, बिजनेस जो है वो ग्रो करते हो, बिजनेस रन करते हो, प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकती है थ्रू कैपिटल। अब कैपिटल के अगेंस्ट जो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा या कैपिटल को बिजनेस में लगा होगा, प्रोडक्शन करेगा, उसके अगेंस्ट कैसे रिटर्न गेन करेगा उसको भी हम देख लेते हैं। एंड द लास्ट वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप, द ह्यूमन रिसोर्स दैट ऑर्गेनाइज। अब कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो इन तमाम लैंड, लेबर, कैपिटल को ऑर्गेनाइज करेगा इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneur come up with a new idea about that and how to produce, make business decisions, and bear the risk that arise from these decisions.
अब प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेसमैन होगा वो क्योंकि वो उस बिजनेस को रन कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, उससे अटैच जितने भी रिस्क हैं वो उसको बेयर करेगा, क्योंकि तमाम डिसीजन मेकिंग उस बिजनेसमैन की है। उन फैक्टर प्रोडक्शन को वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है, उससे जो भी बेनिफिट होगा, उससे जो भी लॉस हो रहा होगा, ऑब्वियसली वो फेस करना पड़ेगा जो भी बिजनेसमैन होगा। ओके, अगर हम बात करें पीपल कैन पीपल अर्न देयर इनकम बाय सेलिंग देयर सर्विसेज ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन दे ऑन। लैंड के थ्रू जो है, जो भी लैंड ऑन करेगा वो उसके अगेंस्ट जो है वो रेंट जो है वो गेन कर सकता है। लेबर की अगर हम बात करें तो लेबर के अगेंस्ट वेजेस सैलरीज वगैरह जो है वो अर्न की जा सकती हैं। और कैपिटल, अगर आपने किसी जगह पैसा लगाया है, पैसा इन्वेस्ट करा है, तो उसकी जगह अगर आपने फाइनेंशियल कैपिटल कहीं पे जो है वो इन्वेस्ट करा है, तो उसकी जगह जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया जा सकेगा। तो खैर जब हम फाइनेंशियल सिस्टम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस कर रहे होंगे लेटर ऑन इसी चैप्टर, इस चैप्टर के बाद जब हम इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं कुछ सिस्टम आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूँगा। जो बेसिक इस्लामिक सिस्टम है और नॉन इस्लामिक सिस्टम, बेसिक डिफरेंस उसमें यही है कि वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो प्रोहिबिट है, वो अलाउड नहीं किया जाता। और इस्लामिक सिस्टम में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अकॉर्डिंग टू द शरिया जो है वो डेवलप किए जाते हैं। तो जब वो फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम को इस चैप्टर के बाद मैं डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पे हम जो इस्लामिक सिस्टम में फैक्टर प्रोडक्शन यूज होते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो कैपिटल अर्न इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस जो भी आप करते हो उसके अगेंस्ट प्रॉफिट या लॉस जो है वो जनरेट हो रहा होता है। Which factor production earn the most income? The answer is labor, wages and अगर हम बात करें कि कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो बहुत सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो लेबर जो है एम्प्लॉयमेंट सर्वेंट जो है हमें मिलते हैं, एम्प्लॉयड हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो इनकम जनरेट करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे जो है हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करे, व्हाट और हाउ का। हाउ में हमने वो तमाम फैक्टर प्रोडक्शन डिस्कस करे, इसकी थोड़ी डिटेल यहाँ पे मेंशन आप देख भी लीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ थर्ड जो हमारा पार्ट था क्वेश्चन वन का, फॉर इस किन मार्केट्स को कवर किया जाएगा, किन लोगों के लिए वो प्रोडक्शन की जा रही होगी, वो कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। अल्टीमेटली जो है वो कस्टमर आपके कौन होंगे, वो कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द इनकम दैट पीपल अर्न। अब लोगों की इनकम पे डिपेंड करेगा, अगर लोगों की इनकम ज़्यादा है तो आप जो है उन लोगों को वो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस की हुई चीज़ है वो सेल आउट कर सकोगे। पीपल विद लार्ज इनकम कैन बाय ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उनके पास ऑप्शन होगा कि वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन बाय। पीपल विद अ स्मॉल इनकम have fewer options and can afford a smaller range of goods and services। और जिन लोगों की इनकम कम होगी ऑब्वियसली वो कम चीज़ें बाय कर सकेंगे, कम चीज़ें अफोर्ड कर सकेंगे। तो ये हमेशा डिपेंड करेगा। फिर हमने यहाँ पे फैक्टर प्रोडक्शन देखे कि उसके अगेंस्ट कैसे कैसे जो है वो लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब लोगों के पास कौन से फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो कौन से लोग होल्ड कर रहे हैं, उनके पास इनकम कहाँ से आ रही है। जब लोगों के पास इनकम होगी तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन जो है, जो चीज़ें प्रोड्यूस की गई होंगी उनको बाय कर सकेंगे। तो knowing how income is shared among the factor of production doesn't tell us how it is shared among individuals। अब हमें पता लग गया कि किन किन फैक्टर प्रोडक्शन से कितनी कितनी परसेंटेज अगर इनकम जो है वो, लेट्स सपोज 70% ऑफ द टोटल इनकम अर्न थ्रू द वेजेस एंड रेस्ट ऑफ द 30% अर्न थ्रू अदर रिसोर्सेज। बट इट डजंट मीन कि हम यहाँ पे मार्केट को डिफाइन कर चुके हैं, कि हमें पता लग गया है
कि कौन इंडिविजुअल की इनकम यहाँ पे क्या है। तो विद इन लेबर, विद इन लैंड लॉर्ड और विद इन इन्वेस्टर और विद इन बिजनेसमैन जो है वो इंडिविजुअल की इनकम वेरी करती है। डिपेंड करता है कि वो कौन कितने रिसोर्सेज जो है कितने फैक्टर प्रोडक्शन ऑन करते हैं, उनकी इनकम वेरी कर रही होती है। तो जब जैसे ही इनकम वेरी करेगी, टारगेट मार्केट जो है वो वेरी कर जाएगी। Knowing how income is shared among the factor of production doesn't tell us how it is shared among individuals. And the distribution of income among individuals is extremely unequal. You know of some people who can earn very large income. One a few of the famous actors, they are earning 10 million per movie, and a few of the businessmen earning a lot. And but these are exceptional cases. अगर हम इन जनरल बात करें तो हमारे पास जो इनकम ग्रुप्स आते हैं, इनकम हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है, वो उनकी बेसिस पे जो है हमारे पास डिफरेंट जो है वो मार्केट्स जनरेट हो रही होती हैं। So you probably know about the differences in income. Men on average earn more than women. White earn more than minorities. College graduate earn more than high school graduate. We can get some sense of how consumes the goods and services produced by looking at the percentage of the total income earned by different groups of people. तो हमें इन तमाम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इनकम के लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इन लोगों की इनकम कितनी है, फिर उस इनकम में से कितना ये लोग स्पेंड करते हैं, कितना ये लोग सेव करते हैं। द 20% of people with the lowest income earn about 5% of the total income. अगर हम करेंगे टोटल 20% of the people with the lowest income earn 5%. अगर we have 100% of the people, उनमें से अगर लोएस्ट 20% लोग देखें तो वो सिर्फ 5% ऑफ द टोटल इनकम अर्न कर रहे हैं, वाइल द रिचेस्ट 20% अर्न क्लोज टू द 50%। अगर हम टॉप के 20% लोग उठाएं तो वो हाफ ऑफ द जो इनकम है वो उनके पास है वो होल्ड करते हैं। So, on average, people in the richest 20% earn more than 10 times the income of the। वो लोग जो टॉप 20 में आते हैं वो 10 ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे होते हैं वो लोग जो लोएस्ट 20 में आ रहे होते हैं। तो दीज पैटर्न, दीज नंबर सजेस्ट कि हमें किन लोगों के लिए जो है वो प्रोडक्शन करनी चाहिए। इस वन ऑफ द इंडिकेटर लेटर ऑन वी यूज कि कैसे इनको यूटिलाइज किया जा सकता है इस इंफॉर्मेशन को। Why is the distribution of income so unequal? Why do women and minority earn less than white males? Economics provides some answer to all these questions about what, how, and whom. अब हम यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं क्यों डिफरेंट इनकम ग्रुप जनरेट होते हैं, क्यों कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, क्यों कुछ सेक्स की इनकम कम है, क्यों मिनॉरिटी की इनकम कम है ज़्यादा है, क्यों मेल फीमेल में डिफरेंस है, क्यों कुछ कंट्रीज़ में लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ में इनकम बहुत कम है। तो ये कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं जो थ्रू आउट द इकोनॉमिक्स जो है हम पर्टिकुलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम यहाँ पे डील करते रहेंगे ओवर द टाइम। तो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड सम आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चन, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। मच ऑफ द रेस्ट ऑफ दिस बुक विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज आंसर। तो ये रिमेनिंग जितने भी हमारी डिस्कशन होगी चैप्टर वाइज, ये तमाम आपके व्हाट, हाउ, होम क्वेश्चन जो है इसमें डील हो रहे होंगे। उन तमाम चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे हमने जस्ट वो क्वेश्चन डिस्कस करे जो अराइज होते हैं एंड द वेरी बिगनिंग ऑफ द इकोनॉमिक, जब हम इकोनॉमिक की डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट वुड बी द प्रोडक्शन, हाउ द प्रोडक्शन वुड बी डन, और फॉर होम द प्रोडक्शन इज परफॉर्म। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है थ्रू आउट द बुक जो है हम इनको देख रहे होंगे। Another question, can the pursuit of self-interest promote the social interest?
अगर हम बात करें इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल का एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। उसके साथ साथ क्या इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट, पूरी सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है, वो आपस में अलाइन है या वो डिफर कर रहे हैं। इफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मैच द सोशल इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट जो है फुलफिल हो रहे हैं, सोसाइटी जो है वो ग्रो कर रही है, सोसाइटी के लिए भी वो चीज़ें बेनिफिशियल हैं। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, देन इंडिविजुअली तो वो चीज़ें जो है बेनिफिशियल हो सकती हैं, हो सकता है एज अ सोसाइटी एज अ होल या सोशल इंटरेस्ट में वो चीज़ें ना आ रही हों। हाँ, एवरीडे यू एंड 3 अगर हम अमेरिकन की बात करें, ऑलमोस्ट 311 मिलियन अमेरिकन along with the 6.9 billion people in the rest of the world, make economic choices that result in what, how, and for whom goods and services are produced. Again, worldwide, including 3.11 Americans and 6.9 other people, तो वो तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं हमेशा डिसीजन मेकिंग में, चॉइसेस में, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्यों, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। सेल्फ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, a choice is in your self interest if you think that choice is the best one available for you। आप कोई भी चॉइस करते हो, तो अगर वो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, तो आप वो ऑप्शन, वो चॉइस आपके सेल्फ इंटरेस्ट में है। यू मेक मोस्ट ऑफ योर चॉइस इन योर सेल्फ इंटरेस्ट। You use your time and other resources in the way that make the most sense to you, and you don't think too much about how your choices affect other people। आप नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रही होती है। आप लोगों, अदर लोगों की जो है इंटरेस्ट के बारे में इतना जो है वो कीनली नहीं सोच रहे होते। तो सेल्फ इंटरेस्ट इज़ वन ऑफ द मेजर टूल जो हमारी डिसीजन मेकिंग में जो है इन्वॉल्व होता है। You use your time and other resources in the way that make the most sense to you, and you don't think too much about how your choices affect other people। You order a home delivery pizza because you are hungry and want to eat। You don't order it thinking that the delivery person need an income। अब नॉर्मली अगर आप कोई चीज़, जैसे इन दिस एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू ऑर्डर द पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा जब आप ऑर्डर करते हैं, यू आर फीलिंग हंगर, दैट्स व्हाई यू आर ऑर्डरिंग द पिज़्ज़ा। You don't think that the businessman or delivery boy need this particular income। तो आप इसलिए वो ऑर्डर नहीं कर रहे होते हो कि दूसरे लोगों को इनकम की ज़रूरत है, मुझे चीज़ें बाय करनी चाहिए। एक्सेप्ट फ्यू केसेस, मोस्टली जो है आप इसीलिए जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में रहते हुए चीज़ें बाय कर रहे होते हैं। अगर हम सोशल इंटरेस्ट की बात करें, तो सोशल इंटरेस्ट, ए चॉइस इज इन द सोशल इंटरेस्ट इफ इट leads to an outcome that is the best for society as a whole। सोशल इंटरेस्ट के आपकी कोई भी चॉइस पूरी सोसाइटी के लिए अगर वो बेनिफिशियल है, तो इट वुड बी in the social interest। The social interest has two dimension, efficiency and equity। अगर हम सोशल इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें दो डायमेंशन आ जाती हैं, एफिशिएंसी एंड इक्विटी। अब हम अगर एफिशिएंसी की बात करें, व्हाट इज द बेस्ट फॉर सोसाइटी इज एन एफिशिएंट एंड फेयर यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और फेयरली अगर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है सोसाइटी का बेनिफिट उस के साथ अटैच हो गया है। Economists say that efficiency is achieved when the available sources are used to produce goods and services at the lowest possible cost and the quantity that gives the greatest possible value or benefit। इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं कि एफिशिएंसी तब अचीव होती है आप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, उसमें एक तो उसकी कॉस्ट मिनिमम हो, क्वालिटी मैक्सिमम हो, मतलब रिसोर्सेज जो है कम से कम जो है वो ज़ाया हो रहे हों। ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर हो तो हम एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है
कि अगर हमने एफिशिएंसी अचीव करी तो एज अ होल हमने वो तमाम एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो इस प्रोडक्शन में लगाने थे वो हमने सेव कर लिए किसी और लोगों के लिए। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, लेट्स से कि अगर हम वाटर एज अ रिसोर्स, हम वाटर को अगर हम वेस्ट करते हैं तो बाकी तमाम लोगों के लिए जो है वाटर की शॉर्टेज हो सकती है। इसीलिए अगर हम कम वाटर यूज़ करते हुए अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं या अपना काम ले रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो उस रिसोर्स को, और आप जो है सोसाइटी के लिए, सोशल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो। और अगर हम इक्विटी की बात करें और फेयरनेस की बात, डजंट हैव द definition. Reasonable people, both economists and others, have a variety of view about what is fair. There is always a room for disagreement and need to be careful and care about the nation of the fairness being used. और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो उनकी, ये ना हो कि आप जैसे रिचेस्ट है, पुअरेस्ट है, उनमें इनकम डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होल्ड किए जा रहे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है, और बहुत कम रिसोर्सेज अगर होल्ड किए जा रहे हैं जिनके पास बहुत कम इनकम है। तो इस अगेन वी विल डिस्कस इट विद detail. There are various scholars who discuss the equity concept, but in at that particular time period we just need to understand कि फेयरनेस हो, जो आप रिसोर्सेज सोसाइटी होल्ड कर रही है उसमें फेयरनेस का एस्पेक्ट हो और इक्विटी का एस्पेक्ट हो। तो एफिशिएंसी और इक्विटी टू डिफरेंट डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं जब हम सोशल इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर हम बिग क्वेश्चन जो है वो रेलेवेंट टू द इकोनॉमिक्स, अगर हम बात करें, कैन वी ऑर्गेनाइज अवर इकोनॉमिक लाइफ सो दैट वी each one of us make choices that are in our self interest, we promote the social interest. हम अपनी रोजमर्रा जिंदगियों से एवं जितनी भी चॉइसेस करते हैं क्या उसमें हमारा सोशल इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है? कैन ट्रेडिंग इन फ्री मार्केट अचीव द सोशल इंटरेस्ट? डू वी नीड गवर्नमेंट एक्शन टू अचीव सोशल इंटरेस्ट? डू वी नीड इंटरनेशनल cooperation and treaties and international cooperation and treaties to achieve the global social interest? सो हम अगर विद इन कंट्री बात करें, क्या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रिक्वायर्ड है सोशल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए? अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो क्या डिफरेंट ट्रीटीज, डिफरेंट कॉपरेशन रिक्वायर्ड है ग्लोबल सोशल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए? तो दीज आर द क्वेश्चन कि आप जब डिसीजन मेकिंग करते हो वो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ सोशल इंटरेस्ट की आप कितनी बात करते हो, कितना वहाँ पे सोशल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और सोशल इंटरेस्ट को कैसे अचीव किया जा सकता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। Question about the social interest is a hard one to answer, and they generate discussion, debate, and disagreement. Let's put a bit of fresh these questions with 4 examples. अगर हम कुछ एग्जाम्पल सोशल इंटरेस्ट से इवेंट बहुत ज़्यादा डिबेट की जा सकती है, हम यहाँ पे कुछ अगर एग्जाम्पल जस्ट डिस्कस करें तो these examples are globalization, information age economy, climate change, economic instability. हो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड जो है पूरी विद इन कंट्री ही नहीं, कंट्री से बाहर भी आप ट्रेडिंग या तमाम चीज़ें कर सकते हैं जो विद इन कंट्री है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऑब्वियसली जब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बोरिंग एंड लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप एक्सपेंड कर देते हो क्रॉस बॉर्डर। ग्लोबलाइजेशन इज इन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ दोज कंज्यूमर who buy low cost goods and services produced in other countries. अब ग्लोबलाइजेशन उन तमाम लोगों के लिए सेल्फ इंटरेस्ट में तो है जिनके लिए वो चीपर रेट में उनको वो प्रोडक्शन मिल रही है, एंड इट इज इन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल फार्म दैट प्रोड्यूस इन लो कॉस्ट रीजन्स।
अब मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भी वो सेल्फ इंटरेस्ट में है, क्योंकि वो अब उन रीजन्स में जाके प्रोडक्शन कर सकते हैं जहाँ पे उनको लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल है, एंड सेल इन हाई प्राइस रीजन, और वो मार्केट जो है वो टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे उनको हाई कॉस्ट जो है वो उनकी जो हाई प्राइसेस जो है वो मिल सकती हैं। बट इज द ग्लोबलाइजेशन इन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द लो वेजेस वर्कर इन मलेशिया? क्या सेल्फ इंटरेस्ट में हैं उन लोगों की जो वेजेस हैं, लो वेजेस हैं इन मलेशिया, who sew your new earning shoes and the displays shoemaker in Atlanta? It is the social interest. अब क्वेश्चन ये है कि वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या कोई एक सेक्ट जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं है, उसका इफेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट तो उस पर नहीं आ रहा? अब हो सकता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से तमाम कंट्रीज एक दूसरे को एक्सेसिबल हों। एक कंट्री जैसे चाइना की हम बात करते हैं, चाइना अगर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कर रहा है तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री कि अपनी लेबर तो इफेक्ट नहीं हो रही, वो लो वेजेस लेबर जो पहले वर्क कर रहे थे उनके बेनिफिट तो इफेक्ट नहीं हो रहे। तो ये तमाम एस्पेक्ट हमें देखने होते हैं कि इंडिविजुअली कुछ चीज़ें बेनिफिशियल हैं, लेकिन एज अ होल अगर हम बात करें तो वो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं सोसाइटी पे जो है इम्पैक्ट आ रहा होता है, सोसाइटी के किसी सेक्टर पे इम्पैक्ट आ रहा होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे जो है वो इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन कि क्या सोशल इंटरेस्ट जो है उसके बारे में जो है सोचा जाता है जब हम इन पर्टिकुलर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, या हम इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी। अब हम अगर इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी की अगर एग्जांपल लें, the technology change of the past 40 years has been called the information revolution. Last 30-40 years में देखें तो information का एज रहा है, ये information revolution का टाइम पीरियड रहा है ये। Information revolution has created served your self interest, it has provided your cell phone, laptop, so the handy application and internet। तो ड्यू टू द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आप कितनी ही प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है हर तरफ। बट डिड द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन बेस्ट सर्व द सोशल इंटरेस्ट? क्या इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से सोशल इंटरेस्ट का ख्याल रखा गया? अब अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने की वजह से ह्यूमन कैपिटल इफेक्ट हुआ, लोग एम्प्लॉयड थे, इवन कंट्री लाइक यूएसए, जापान, चाइना, बहुत सा जो वर्क है वो रोबोटिक्स के थ्रू किया जाता है। तो जब रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू काम किया जाता है तो लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड होती है, वहाँ पे सोशली चीज़ें जो है वो सोशल इंटरेस्ट जो है उनका हार्म होता है। तो इट इज़ अनदर क्वेश्चन के did Microsoft produce the best possible Windows operating system and sell it the price that was in the social interest? अब अगर हम डिफरेंट कंट्रीज में अगर हम बात करें जो इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमीज़ हैं, इंफॉर्मेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रोग्रेस हुई, वो प्रोग्रेस कुछ एस्पेक्ट उसके तो बेनिफिशियल हैं सोसाइटी में, इंडिविजुअली अगर हम देखें तब भी, लेकिन कुछ उसके एस्पेक्ट जैसे हमने कहा टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल जो है, लेबर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखते हैं तो इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन या इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। तो इसी तरह अगर हम एक और क्वेश्चन लें, क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम देखें ऑटोमोबाइल है, आप पर्सनली अगर आप यूज़ करते हैं आपके सेल्फ इंटरेस्ट में है, लेकिन आप पॉल्यूशंस जो है वो उनके इंजन्स अगर जनरेट करते हैं वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, सोशल इंटरेस्ट हो सकता है उससे इफेक्ट हो रहा हो। क्लाइमेट चेंज इज अ ह्यूज पॉलिटिकल इशू टुडे, एवरी सीरियस पॉलिटिकल लीडर
is accurately aware of the problem and of the popularity of the having a proposal that might lower carbon emissions। अब आपको पता है कि क्यों जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, क्लाइमेट चेंज की बात आप सुनते हैं। अ, अब जितने भी वो कंट्रीज़ या वो सिटीज़ जहाँ पे जो है वो फैक्ट्रीज बिजनेस वर्क कर रहे हैं, ऑपरेशन फैक्ट्रीज के वर्किंग हो रही है, वहाँ पे डिफरेंट गैसेस जो है वो जब वहाँ पे जो है डिफरेंट गैसेस जो है वो उनका अखराज जब होता है तो उसकी वजह से क्लाइमेट अफेक्ट होता है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो फिर सोशल इंटरेस्ट जो है वहाँ पे अफेक्ट हो रहा होता है। दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल के जब वो सिटीज़ वो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट जो है सोसाइटी को जो सोशल इंटरेस्ट है वो इफेक्ट हो रहा था। And fourth point, we have economic instability. These year between 1993 and 2000 was a period of remarkable economic stability. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो स्टेबल नहीं है। इकोनॉमिक इंडिकेटर का हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, जिसमें किसी भी कंट्री में उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट, उसके तमाम नंबर, उनमें कितनी स्टेबिलिटी पाई जाती है। अगर वो नंबर्स वो जितने भी इंडिकेटर वो स्टेबल हैं, इसका मतलब है वो इकोनॉमी स्मूथली वर्क कर रही है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इशू नहीं है, वहाँ पे महंगाई जैसे इन्फ्लेशन जैसे इशू नहीं है, वहाँ पे जो है कंट्री की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, वहाँ पे लोगों की नीड्स एंड वांट जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। लेकिन वहाँ वो रीजन वो जहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होने की वजह से सोशली जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेस्ट जो है वो हार्म हो रहा होता है। क्या दीज आर फ्यू एग्जांपल वी आर जस्ट डिस्कसिंग के इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ साथ जो है सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ सोशल इंटरेस्ट जो है वो भी मैटर कर रहा होता है। आ, फिर हम अगर हम बात करें इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग की, ये तो हमने जस्ट डिस्कस करा कि इकोनॉमिक्स है क्या, और इकोनॉमिक्स में जो मेजर चीज़ें डिस्कस की जा रही होती हैं, डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं अराइज होते हैं वहाँ पे, उनको जस्ट हमने थोड़ा सा अ, देखा ताकि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो सके टुवर्ड इकोनॉमिक्स और टुवर्ड आवर कोर सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग की अगर हम बात करें, the question that economics try to answer tell us about the scope of economics, but they don't tell us how economics think and go about seeking answer to these questions. You are now going to see how economists go about their work. We are going to look at six key ideas that define economic way of thinking। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स है क्या, उसको थोड़ा सा हमने डिफाइन करा। अब इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग क्या है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स कैसे चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, कैसे सोच रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, तो इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग क्या होगी। तो दीज आइडियाज आर ए चॉइस इज अ ट्रेड ऑफ। आप जब भी कोई चीज़ चूज़ करेंगे, इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। आप हमेशा डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जाते हो, ये चीज़ मैं चूज़ करूँगा तो इसके इतने बेनिफिट होंगे, इतने लॉस होंगे, ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आप एंड आप उससे अटैच बेनिफिट और लॉस कंपेयर करोगे, उसके बाद ट्रेड ऑफ करने के बाद आप नेट देखोगे ज़्यादा बेनिफिट अटैच है, ज़्यादा लॉस अटैच है, तो आप उस पर्टिकुलर चॉइस के साथ जाते हो। द चॉइस इज़ अ ट्रेड ऑफ। और पीपल में सेकंड क्या है, पीपल मेक रैशनल चॉइसेस बाय कंपेयरिंग बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो जितने भी लोग जो हैं, अगर हम इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग क्या है कि रैशनल चॉइसेस होती हैं, आप बेनिफिट और कॉस्ट को देखते हुए जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हो कि आपको किस चीज़ को चूज़ करना है और किस चीज़ को फॉरगो करना है।
अब बेनिफिट इज व्हाट यू गेन फ्रॉम दिस समथिंग। बेनिफिट क्या होगा कि आपको उस चीज से गेन क्या होगा, आप क्या हासिल करोगे उस चीज से। और कॉस्ट क्या होगी, व्हाट यू मस्ट गिव अप टू दिस समथिंग। आपने वो चीज को गेन करना है तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, वो कॉस्ट होगी उसकी। कॉस्ट इज व्हाट यू मस्ट गिव अप टू समथिंग। और मोस्ट चॉइसेस आर हाउ मच चॉइसेस मेड एट मार्जिन। अब अब फर्स्ट तो हमें क्या चीज़ चूज करनी है, इस चॉइस, और हमें कितना क्वांटिटी जो है उस चीज़ की चूज करनी है, अगेन इस चॉइस। और ये हमेशा मैटर करेगा इसके कितने एक्स्ट्रा यूनिट अगर किसी भी चीज़ के मुझे लेने हैं, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, कितनी मेरी कॉस्ट आएगी उस चीज़ पे। तो मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट वहाँ पे जो है वो मैटर करेगी। चॉइसेस रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। अब चॉइसेस हमेशा इंसेंटिव के साथ जो है वो अटैच होती हैं। आपको जितनी भी इंसेंटिव मिलते हैं आप चीज़ों को चूज़ करते हो। अगर आपके साथ उस तरह से इंसेंटिव नहीं मिले तो आप उस चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे होते। ओके, with that we are going to end this session बिकॉज हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम है। इसकी डिटेल जो है हम कमिंग सेशन में जो है वो देख लेंगे। अप टिल नाउ वी जस्ट डिस्कस फ्यू पॉइंट्स, और इसकी डिटेल जो है चॉइस टू द ट्रेड ऑफ, मेकिंग रैशनल चॉइस, और इसके साथ साथ बेनिफिट व्हाट यू कैन, ऑल दीज पॉइंट वी डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन विद डिटेल। So up till now, we just discussed the basic definition, difference between micro and macroeconomic, and few major questions, and the few points regarding the economic way of thinking. तो इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। इसके साथ ही फिर हम जब नेक्स्ट सेशन में मूव करेंगे तो वी वुड डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इंक्लूडिंग दिस 6 पॉइंट डिटेल। और उसके बाद इकोनॉमिक एज अ सोशल साइंस एंड पॉलिसी टूल, इसको हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, इकोनॉमिक मॉडल क्या है, इसको हम देखेंगे। और इकोनॉमिक्स एज अ पॉलिसी एडवाइज़र क्या रोल उनका होता है उसको हम देखेंगे। और इसके साथ फिर हम अपेंडिक्स पार्ट पे मूव करेंगे जिसमें हम ग्राफ मेकिंग प्रोसेस देखेंगे। और उसके बाद हम ग्राफ बनाने का तरीका देख लेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसे हम डिटरमिन करते हैं, कैसे उनको रीड करते हैं। और फिर उसके बाद हम कुछ जो है मैं आप लोगों को हैंड आउट दूंगा, उससे हम देख लेंगे। ओके, with that I'm going to end today's session। इसकी फर्दर जो डिस्कशन है वो हम अपने सेशन नंबर 2 में जो है दोबारा यहीं से जो है वो स्टार्ट करेंगे। with that we are going to end this session। thank you। अल्लाह हाफ़िज़।